हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नितिका एंड वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस क्लास 6 का चैप्टर 6 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने विचार कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको पता है कि इंडिया में 6 लाख से भी ज्यादा गांव हैं? अब इतने सारे गांव हैं तो इन सभी गांवों में पानी की कमी ना हो, बिजली हो, रोड कनेक्शन हो, इन सभी चीजों का ख्याल रख पाना एक बहुत ही मुश्किल काम है। इसके साथ साथ इन सभी गांवों के लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। यदि किसी गांव में कोई वाद विवाद हो या कोई किसी बात का विरोध करता है तो इससे भी निपटना होगा। पर सवाल ये है कि इन सब बातों का ख्याल कैसे रखा जाए। एक बड़ा प्रशासन इन सभी बातों का ख्याल रखता है। इस चैप्टर में हम 2 रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स यानी 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में, उनके काम के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में जानेंगे। एक किसान जिसका नाम मोहन है, उसकी फैमिली के पास एक छोटा सा खेत है जिसमें वह बहुत सालों से खेती कर रहे हैं। मोहन के खेत के साथ ही रघु का खेत है और इन दोनों के खेत को एक छोटी बाउंड्री अलग करती है जिसे बंड कहा जाता है। पर मोहन ने एक सुबह नोटिस किया कि रघु ने बंड को कुछ फीट शिफ्ट कर दिया है। रघु ने ऐसा करके मोहन की कुछ जमीन पर कब्जा कर लिया था और अपने खेत का साइज बढ़ा लिया था। यह देखकर मोहन को बहुत गुस्सा आया, पर वह थोड़ा डरा हुआ भी था क्योंकि वह जानता था कि रघु की फैमिली के पास बहुत सारे खेत थे और इसके अलावा उसके अंकल गांव के सरपंच भी थे। इसके बावजूद भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर गया। जब मोहन रघु के घर गया तब मोहन और रघु की इस बात पर बहुत बहस हुई। रघु ने साफ मना कर दिया कि उसने बंड को शिफ्ट नहीं किया था। रघु ने अपने एक सहायक को बुलाया और दोनों मिलकर उस पर चिल्लाने लगे और उसकी बहुत पिटाई की। जब मोहन के नेबर्स ने हलचल सुनी तो वह तभी उसी जगह जाने के लिए भागे जहां पर मोहन की पिटाई की जा रही थी। नेबर्स ने दोनों का बीच बचाव किया और मोहन को वहां से लेकर चले गए। मोहन के सिर और हाथ पर बहुत बुरी चोट लगी थी, इसलिए उसके पड़ोसियों में से एक ने उसे सबसे पहले फर्स्ट एड दिया। मोहन का दोस्त जो गांव का पोस्ट ऑफिस भी चलाता था, उसने सलाह दी कि लोकल पुलिस स्टेशन जाकर रघु के खिलाफ रिपोर्ट फाइल करवाते हैं। ये अच्छा आइडिया है या नहीं, ये सोचकर दूसरे सभी लोग डाउटफुल थे क्योंकि उन सभी को ऐसा लगता था कि ये सब करने से बहुत पैसा ही वेस्ट होगा पर रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलेगा। पर कुछ लोगों का कहना था कि रघु की फैमिली पहले से ही पुलिस स्टेशन में संपर्क कर चुकी होगी। बहुत डिस्कशन के बाद ये डिसाइड हुआ कि मोहन उन कुछ पड़ोसियों के साथ जिन्होंने सारा इंसिडेंट देखा था पुलिस स्टेशन जाएगा। जब मोहन और उसके कुछ पड़ोसी पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहे थे तो उसके पड़ोसियों में से एक ने कहा कि क्यों ना हम थोड़ा और ज्यादा पैसा खर्च करके टाउन में जो मेन पुलिस स्टेशन है वहां चलें। मोहन ने उसे समझाया कि यहाँ पैसों का सवाल नहीं है, हम इसी पुलिस स्टेशन में अपना केस दर्ज करा सकते हैं क्योंकि हमारा गांव इसी पुलिस स्टेशन के कार्य क्षेत्र में आता है। Every police station has an area that comes under its control. All persons in that area can report cases or inform the police about any theft, accident, injury, fight, etc. It is the responsibility of the police of that station to inquire, to investigate, and take action on the cases within its area. अब हम पुलिस स्टेशन के एरिया के बारे में जानते हैं। हर पुलिस स्टेशन का अपना एक एरिया यानी क्षेत्र होता है जो उसके कंट्रोल में आता है।
उस क्षेत्र में रहने वाले लोग उस पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करा सकते हैं या फिर चोरी, दुर्घटना, इंजरी, लड़ाई की सूचना पुलिस को दे सकते हैं। उस थाने की पुलिस की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह उस क्षेत्र के मामलों के बारे में पता लगाए, मामलों की जांच पड़ताल करे और फिर एक्शन ले यानी कार्यवाही करे। द वर्क एट द पुलिस स्टेशन। चलिए पुलिस स्टेशन के कामकाज पर हम एक नजर डालते हैं। जब वह सभी पुलिस स्टेशन पहुंचे तब मोहन पर्सन इन चार्ज यानी प्रभारी के पास गया। Person in charge means the most senior person who have control over something or someone. जब मोहन स्टेशन हाउस ऑफिसर और एसएचओ के पास पहुंचा तब उसने ऑफिसर को सारी बात बताई कि क्या-क्या हुआ था। उसने ये भी कहा कि वह लिखित कंप्लेंट करना चाहता है। एसएचओ ने उसे ये कहते हुए दरकिनार कर दिया कि वह छोटी-छोटी कंप्लेंट्स लिखकर और उन पर इन्वेस्टिगेशन करके अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। मोहन ने एसएचओ को अपनी चोटें भी दिखाई, लेकिन एसएचओ ने उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। एसएचओ की बातें सुनकर मोहन बहुत उलझन में पड़ गया। उसे नहीं समझ आ रहा था कि वह क्या करे। उसे ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसकी शिकायत क्यों नहीं दर्ज की जा रही। उसने सोचा कि उसे अपने पड़ोसियों को ऑफिस में बुला लेना चाहिए, इसलिए वह गया और अपने पड़ोसियों को ऑफिस में ले आया। फिर उसके पड़ोसियों ने एसएचओ से इस बात पर मजबूती से बहस करते हुए एसएचओ को बताया कि उनके सामने रघु और उसका सहायक मोहन को बुरी तरह पीट रहे थे। अगर हम वहां से इसे बचाकर नहीं लाते तो वह मोहन को पूरी तरह जख्मी कर देते। फिर सबने मिलकर एसएचओ से आग्रह किया कि केस दर्ज होना चाहिए। Finally, the officer agreed. He asked Mohan to write down his complaint and also told the people that he would send a constable the next day to investigate the incident. अंत में ऑफिसर मान ही गया। ऑफिसर ने मोहन से लिखित कंप्लेंट देने को कहा और अन्य सभी से ये कहा कि वह कल घटना की जांच पड़ताल करने के लिए सिपाही भेजेगा। मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स यानी लैंड रिकॉर्ड्स का रख रखाव रखना। हम ये जानते ही हैं कि मोहन और रघु दोनों ही इस बात पर पूरी तरह बहस कर रहे थे कि खेतों की कॉमन बाउंड्री खिसक गई थी। पर सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे ये दोनों अपने झगड़े को शांतिपूर्ण तरीके से खत्म कर सकें? क्या ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं जिनके द्वारा ये पता लग सके कि गांव में कौन सी जमीन किसके नाम पर है? लैंड रिकॉर्ड्स रखे तो जाते हैं और इनको मेंटेन भी करके रखा जाता है, पर ये सारे काम कैसे होते हैं? चलिए जानते हैं। Measuring land and keeping land records is the main work of the पटवारी। पटवारी नाम तो आपने सुना ही होगा। लैंड रिकॉर्ड्स को मेजर करना और लैंड रिकॉर्ड्स को रखना पटवारी का ही मुख्य काम होता है। द पटवारी इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट स्टेट्स। इन सम विलेजेस सच ऑफिसर्स आर कॉल्ड लेखपाल, इन अदर्स कानूनगो और कर्मचारी और विलेज ऑफिसर एसेट्रा। पटवारी को अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कुछ विलेजेस में पटवारी को लेखपाल के नाम से, दूसरे विलेजेस में कानून को या कर्मचारी या विलेज ऑफिसर के नाम से जाना जाता है। हम इस ऑफिसर को पटवारी कहेंगे। ईच पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए ग्रुप ऑफ विलेजेस। प्रत्येक पटवारी के पास कुछ गांवों के एक समूह की जिम्मेदारी होती है। द पटवारी मेंटेन्स एंड अपडेट्स द रिकॉर्ड्स ऑफ द विलेज। यानी प्रत्येक पटवारी को कुछ गांवों का एक समूह मिला होता है जिनका रिकॉर्ड्स उसे मेंटेन और अपडेट करके रखना होता है। आमतौर पर पटवारी के पास खेतों को मेजर करने के लिए कुछ तरीके होते हैं। जैसे कुछ जगहों पर खेतों को मेजर करने के लिए पटवारी द्वारा एक लंबी चेन का उपयोग किया जाता है। पटवारी के पास एक मैप होता है
जिसमें सारी जानकारी होती है कि कुआं, पक्का रोड, कच्चा रोड, ग्रासलैंड कहाँ है। मैप से भी ये पता लग जाता है कि किसके पास कितनी जमीन है, क्योंकि मैप में बाउंड्रीज भी बनी होती है। मोहन और रघु के केस में पटवारी को उनके खेतों को मेजर करना होगा और फिर उस मेजरमेंट को मैप में दिखाई गई मेजरमेंट से कंपेयर करना होगा। यदि वह मेजरमेंट मैप में दिखाई गई मेजरमेंट से मेल नहीं खाती, तो इसका ये साफ मतलब होगा कि खेतों की बाउंड्री को शिफ्ट किया गया है और इस आधार पर मोहन और रघु के केस पर फैसला होगा। पटवारी की एक और जिम्मेदारी होती है, वो ये कि पटवारी फार्मर्स से लैंड रेवेन्यू को इकट्ठा करने की व्यवस्था करता है और जितने विलेजेस उसके अंडर आते हैं उन सब गांवों के एरिया में फार्मर्स ने कौन सी फसल उगाई है उसे इसकी जानकारी गवर्नमेंट को देनी होती है। पर पटवारी ये सब करता कैसे है? पटवारी जो रिकॉर्ड्स रखता है वह ये सब काम इन्हीं रिकॉर्ड्स की मदद से ही कर पाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पटवारी के लिए इन रिकॉर्ड्स को अपडेट करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मर्स क्रॉप्स को चेंज कर सकते हैं। अपने खेत में कहीं कुआं खुदवाना है तो वो भी खुदवा सकते हैं। पर इन सब कामों पर नजर कौन रखता है? सरकार का रेवेन्यू डिपार्टमेंट इन सभी कामों पर नजर रखता है कि किस फार्मर ने अपने खेत में क्रॉप चेंज की है, किसने खेत में कुआं खुदवाया है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो सीनियर लोग होते हैं वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि वे पटवारी के काम पर नजर रखते हैं। All states in India are divided into districts. इंडिया में सभी स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट्स में विभाजित होते हैं। For managing matters relating to land, these districts are further subdivided. अब जब लैंड से रिलेटेड विषयों की देखरेख करने की बात आती है तो ये डिस्ट्रिक्ट्स भी आगे सब डिवाइड हो जाते हैं, यानी इन डिस्ट्रिक्ट्स के भी भाग हो जाते हैं। These subdivisions of a district are known by different names such as तहसील, तालुका etc. डिस्ट्रिक्ट्स के इन भागों को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका आदि। At the head is the district collector and under her are the revenue officers, also known as तहसीलदार्स। डिस्ट्रिक्ट का हेड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर रेवेन्यू ऑफिसर्स काम करते हैं, जिन्हें तहसीलदार के नाम से भी जाना जाता है। They have to hear disputes. ये रेवेन्यू ऑफिसर्स हर डिस्प्यूट यानी हर झगड़ा सुनते हैं। They also supervise the work of the patwaris and ensure that records are properly kept and land revenue is collected. रेवेन्यू ऑफिसर्स सभी पटवारीज के बही खाते देखकर ये सुनिश्चित करते हैं कि लैंड रिकॉर्ड्स सही तरीके से रखे जा रहे हैं और लैंड रेवेन्यू समय पर कलेक्ट किया जा रहा है। They make sure that the farmers can easily obtain a copy of their record. Students can obtain their caste certificates etc. रेवेन्यू ऑफिसर्स ये भी पक्का करते हैं कि सभी फार्मर्स को उनके रिकॉर्ड की कॉपी और सभी स्टूडेंट्स को उनके कास्ट सर्टिफिकेट्स आदि आसानी से मिल जाएं। The तहसीलदार्स ऑफिस is where land disputes are also heard. तहसीलदार के ऑफिस में ही भूमि से जुड़े हुए सभी विवाद सुने जाते हैं। फार्मर्स को अक्सर मैप के साथ साथ उनके लैंड रिकॉर्ड्स की कॉपी की भी जरूरत होती है। ये जानकारी पाना हर किसान का अधिकार है, पर यह जानकारी हासिल करने के लिए हर फार्मर को स्मॉल फी देनी पड़ती है। हालांकि किसानों के लिए ये जानकारी लेना इतना आसान नहीं होता था। कभी-कभी उन्हें जानकारी हासिल करने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। In some states, records are now being computerized
and also kept at the Panchayat office so that they are more easily available and regularly updated. आजकल कुछ राज्यों में रिकॉर्ड्स को कंप्यूटर में रखा जाता है और ये रिकॉर्ड्स पंचायत ऑफिस में भी उपलब्ध होते हैं। इस वजह से रिकॉर्ड्स आसानी से मिल जाते हैं और नियमित रूप से अपडेट भी किए जाते हैं। ए डॉटर्स विश। इस पोयम में एक लड़की की इच्छा बताई गई है। पोयम में लड़की कहती है कि मेरे पापा को उनके पापा ने घर दिया था। सब कहते हैं कि मेरे पापा मेरे भाई को घर देंगे, पर मेरा और मेरी मम्मी का क्या? मैं कोई सिल्क और गोल्ड का दहेज नहीं चाहती। मुझे एक जगह चाहिए जिसे मैं अपना कह सकूं, जो मेरी अपनी हो। ए न्यू लॉ, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। अक्सर जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास जमीन है, तो हम पुरुषों के बारे में ही सोचते हैं, लेकिन जब हम महिलाओं के बारे में सोचते हैं तो हमारी सोच हमेशा यही होती है कि महिलाओं के पास अपनी जमीन नहीं हो सकती, वह तो खेतों में काम करती हैं। हम महिलाओं को इस रूप में देखते ही नहीं हैं कि उनके पास भी अपनी जमीन हो सकती है। अभी तक क्या होता था, कुछ स्टेट्स में हिंदू महिलाओं की फैमिली के पास जो खेत होता था, उस खेत का एक भी भाग उन महिलाओं को नहीं मिलता था। फादर की डेथ के बाद प्रॉपर्टी का बंटवारा बेटों के बीच हो जाता था। हाल ही में कानून बदल गया था। उसके बाद नए कानून के तहत बेटे, बेटियां और मां जमीन का इक्वल शेयर ले सकते हैं। ये कानून दुनिया की हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी में लागू होगा। यह कानून महिलाओं की एक बड़ी संख्या को फायदा पहुंचाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सुधा खेती बाड़ी करने वाली फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है। उसकी शादी हो चुकी है और वह पड़ोस के गांव में ही रहती है। उसके पिता के देहांत के बाद सुधा अक्सर खेती में अपनी मां की मदद करने आ जाती है। सुधा की मां ने पटवारी से कहा कि वह लैंड को ट्रांसफर कर दे और रिकॉर्ड में सभी बच्चों के नाम के साथ उसका भी नाम लिख दे। सुधा की मां पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सुधा के छोटे भाई बहन की मदद से खेती बाड़ी को ऑर्गेनाइज करती थी और इसी तरह सुधा को भी यह पूरा विश्वास था कि यदि फ्यूचर में कभी भी उसे कोई समस्या आती है तो वह लैंड के अपने शेयर पर निर्भर रह सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। See you in the next video. Till then, goodbye. Thank you so much. Thanks for watching.